Hello my dear students. Good morning all of you. नमस्ते बेटियों. हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए. Myself JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we discuss on a critical evaluation of Mahalanobis heavy industrial strategy of development. आज अपन जो महालनोबिस जो मॉडल था जो भी उसको आज डिस्कस करते हैं. महालनोबिस heavy industries first strategy of development has come in for several criticism right from the times of formation of the second plan. First, a serious mistake in Mahalanobis model is that he identify investment with saving. सबसे बड़ी डिस्टिंग थी कि जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट से सेविंग भी इंक्रीज होती है, इस पर फोकस नहीं किया था इन लोगों ने बिल्कुल भी. दैट इंडिकेट्स लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics have been emphasized, especially in the context of developing countries, that increase the in rate of investment is governed by increase in the rate of saving. If planned investment is not matched by saving, then inflationary gap will emerge, will cause prices to rise. तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं कर बैठा पाए कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, तो इस तरीके से तो ये सेविंग नहीं पाए हुए. प्लान इन्वेस्टमेंट था वो सेविंग को मैच नहीं कर पाया, और जिसने इन्फ्लेशनरी गैप होता है उसको इंक्रीज इमर्ज किया, तो जो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइजेज राइज होने लग गई. इट इज़ बैड इकोनॉमिक्स टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट विद सेविंग. ये गलत इकोनॉमिक्स थी. ये क्या जो इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई किया सेविंग के साथ, जो कि गलत इकोनॉमी. सेविंग इज एन इकोनॉमी आर डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर characteristics of the decision making units such as household, corporate sector and the government. ये बात कर ली हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, जो कि क्या गलत है, इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ गया है इसमें. ठीक है, ये बात अपने सेविंग्स की कर ली अब. ठीक है, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या उन्होंने अलग वो बताया है. Saving by household depends upon the propensity to consume, which in turn depends upon various subjective and objective factors. Saving by the corporate sector depend upon the policy regarding depreciation. जो हाउस होल्ड जो हमारा घर परिवार है उसकी सेविंग्स किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर. और जबकि अपनी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग डिपेंड करती है डेप्रिसिएशन पर, डिविडेंड्स पर और अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पर, इन सब पर. ठीक है, ये और सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट आर गवर्न बाय पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज. तो गवर्नमेंट की तो सेविंग डिपेंड होती है कि उनके टैक्सेशन पॉलिसीज़, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन सब के बेसिस पर. जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर की है वो सेविंग्स होती है प्रॉफिट्स पर, डिविडेंड पर, डेप्रिसिएशन पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर बेस रहती है. एंड हाउस होल्ड की जो सेविंग्स होती है, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कोई चक्कर नहीं है. व्हेन द प्लानिंग अथॉरिटी एलोकेट्स रिलेटिवली मोर रिसोर्सेज टू heavy capital goods industry, it is envisages in a Mahalanobis growth model. It will lead to more physical investment or growth of capital stock. But there is no guarantee that saving governed as they are by various behavior characteristics of decision making units will rise to a level of planned investment. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो है सेविंग इंक्रीज होंगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, जो कि गलत बात बोली है उन्होंने. महालानों से बोला था इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, लेकिन ये गलत बात है. अब मैं आगे बात करूँ. एक क्रूशियल वीकनेस ऑफ महालनोबिस हैवी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट वाज पॉइंटेड आउट बाय प्रोफेसर वकील
and Brahmanand. They criticize heavy industries strategy in their now well-known joint work planning for an expanding economy. According to them, growth of national income and employment is determined by the supply of base goods. उनके अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम की जो ग्रोथ है वो एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई ऑफ बेस गुड के द्वारा डिटरमाइन होती है. दे पॉइंटेड आउट दैट व्हेन दिस disguised unemployment and are employed in productive work on the wage basis, the demand for wage goods will increase and wellness and an adequate amount of wage goods are not available. The disguised unemployment and openly unemployment cannot be put on work on wage basis. According to them, there exists a base goods gap in underdeveloped countries like India, and the basic cause of unemployment and disguised unemployment in the existence of this wage gap, base goods gap, goods act as a constraint on the growth of industrialization and non-agricultural growth. जो प्रोफेसर ब्रह्मानंद है और वकील है, उन्होंने जो महानवेश के जो विकास की भारी औद्योगिक रणनीति थी, बेसिक हैवी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रेटजी थी, उसकी कमजोरी को बताया. उन्होंने कहा कि ज्ञात संयुक्त अब तक के ज्ञात संयुक्त काम में भारी उद्योग रणनीति की आलोचना की और एक विस्तार अर्थव्यवस्था की योजना उन्होंने खुद ने बताया था कि ऐसे. उनके अनुसार जो मजदूरी होती है, वेजेज इनकम की आपूर्ति से राष्ट्रीय आय रोजगार की वृद्धि निर्धारित होती है. और उन्होंने बताया कि जब मजदूरी के आधार पर प्रच्छन्न बेरोजगारों को उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है तो मजदूरी के सामानों की मांग बढ़ जाती है. क्यों भाई? प्रच्छन्न बेरोजगार जो ऐसे लोग जो इनके पास काम करने के जो रोज़गार काम करना चाहते हैं बट उनके पास रोज़गार अवेलेबल नहीं हो, तो उनको जब रोज़गार उत्पन्न करवाया जाता है तो उत्पादक कार्यों में तो मजदूरी की मांग बढ़ जाती है. जब तक कि पर्याप्त मात्रा में मजदूरी के सामान उपलब्ध नहीं होते, जब तक कि अपने पास पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध नहीं होता, तब तक वो बढ़ती ही रहेगी. ठीक है, तब तक और साथ में उपलब्ध नहीं होते तब तक बेरोज़गार और खुले तौर पर बेरोज़गार मजदूरी पर काम नहीं कर सकते. उनके अलावा भारत जैसे अल्पविकसित देशों में जो बेस गुड्स गैप होता है वो होता है, और उनमें बेरोज़गारी और प्रचंड बेरोज़गारी का मूल कारण इस बेस गुड्स का गैप का अस्तित्व भी है. मजदूरी के समान औद्योगिकीकरण और गैर कृषि विकास कार्यों में बाधा के रूप में काम करते हैं. जो मजदूर ये गैप होता है ना, बेजेज काम कर जो बेरोज़गारी और प्रचंड बेरोज़गारी का जो गैप है, जो बेस गुड्स गैप अवेलेबल है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो मजदूरी में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये क्या उसमें बाधा के रूप में काम करने लग जाते हैं. दस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ of income and employment, while Mahalanobis emphasize fixed capital, Brahmanand and Bakil lays stress on the wage goods which are also called circulating capital. जो महालोनेस ने एम्फेसाइज किया फिक्स कैपिटल के, जबकि जो ब्रह्मानंद और वकील जो प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील हैं उन्होंने स्ट्रेस ऑन द वेज गुड्स पर फोकस किया एंड ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा उसे. As mentioned earlier, Vakil and Brahmanand put forward a growth model in which wage goods played a key role. There is no doubt the Mahalanobis heavy industries strategy overlook the importance of agricultural based goods in growth process of the economy. This manifested itself in the rapid rise of prices from the very beginning of the second plan. सेकेंड प्लान जब स्टार्टिंग में था तो प्राइजेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने महालनोबिस ने हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया था. लेकिन जब सेकेंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन था उस टाइम इंडिया में जो प्राइजेज थे वो तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उस पर वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने. वाइल ए रिलेटिवली लार्ज इन्वेस्टमेंट इन बेसिक इंडस्ट्रीज रिजल्टेड in the creation of money income and consequently in a large increase in demand for wage goods. The supply of base goods did not accurately increase due to continuing neglect to agriculture in India planning strategy. मार्केट में क्या हो रही थी, डिमांड होती रही थी, वो इंक्रीज़ लार्ज लेवल पे इंक्रीज़ हो रही थी लोगों की क्रिएशन ऑफ मनी की इनकम की वजह से,
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मनी इनकम तो जनरेट तो हो रही थी, लेकिन साथ में ही डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी, बेजेज गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। तो सप्लाई ऑफ बेजेज गुड एक्यूरेट नहीं हो पा रही थी, एक्यूलेंट नहीं थी डिमांड ऑफ बेज गुड के। तो इस ये क्या नेगलेक्ट, ये सब किस वजह से थे? एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी नेगलेक्ट किया गया था इंडियाज़ प्लानिंग इकोनॉमी में। इस वजह से डिमांड और सप्लाई थी वेज गुड्स की, वो गड़बड़ हो रही थी। तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर तो जोर दिया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों की इनकम बढ़ने लगी, इनकम बढ़ी तो भाई डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ी नहीं रही है ना, तो क्योंकि एग्रीकल्चर पर जो फोकस किया ही नहीं गया था। दिस कॉज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ बेस गुड्स विच हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इंडियन इकोनॉमी। और ये जो गैप था सप्लाई और डिमांड की जो फुल इक्विवेलेंट नहीं हो रही थी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इंडिया में पैदा कर दी थी। और इंडिया में पैदा की जब ये सारी, तो प्राइजेज और बढ़ती जा रही थी, दिन रात दूनी रफ्तार से प्राइजेज बढ़ रहे थे, और जबकि मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही थी ऐसे। द लार्जर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू the basic heavy industrialized deprive agriculture and rural industries to enough resources required for their growth। जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो जितने रिसोर्स थे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो पूरे एलोकेट कर दिए थे, जबकि इरिगेशन, एग्रीकल्चर और बेसिक जो छोटे छोटे रूरल इंडस्ट्रीज़ थी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था इसमें। It is now well known as brought out by Professor Lipton B.S. Minhas that India's 5-year planning become from the second one VS as they were on Mahalanobis growth model with it emphasized on heavy industries suffered from relative neglect of agriculture। जो महालनोबिस मॉडल में क्या केवल जो B.S. मिनास है और लिप्टन थे, प्रोफेसर लिप्टन, इन्होंने बोला कि जो इंडिया की जो सेकंड 5-ईयर प्लानिंग था उसमें केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था, इसमें नेगलेक्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चर को, केवल हैवी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया गया था, जबकि एग्रीकल्चर सफ़र कर रही थी। ठीक है। द व्यू दैट देयर हैज़ बीन रिलेटिव नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन plans has been forcefully and effectively expressed and provided by Professor Michael Lipton. He writes, "We have seen that neither allocation of public money or incentive to the movements of person and other resources have favored agriculture development." उन्होंने कहा कि जो that 70% of workers get less than 35% of investment finance। उन्होंने कहा कि जो इंडिया की जनसंख्या वो जितनी भी पॉपुलेशन थी, अधिकतर सब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर 70% अबव 70% लोग उस एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट फाइनेंस है, मतलब जो 5-ईयर प्लान के लिए जो पैसा लाया गया था उसका 35% जब दिया जा रहा था, तो जब 35% दिया जा रहा है तो 70% लोगों के लिए कितना रहेगा? वो बिल्कुल कम रहेगा, बहुत कम रहेगा वो, क्योंकि जस्ट डबल है, लोग अमाउंट जस्ट कम है, आधा है, और लोग जस्ट डबल है, तो वो कम ही रहेगा ना। तो इस वजह से इन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाती है, केवल हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है। लाइक प्रोफेसर लिप्टन, B.S. मिनास ऑल्सो होल्ड सिमिलर व्यू दैट रिलेटिव नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन प्लानिंग, ही thus states in practical term the most unfortunate consequence of or our adherence to this philosophy of development has been appalling neglect of agriculture and rural development। तो जो P.S. महालनोबिस मॉडल था केवल और केवल हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर जोर दिया गया था, फोकस किया गया था, उसी को जो कुछ करना उसी को बढ़ाने पर जोर दिया गया था, जितना भी बजट था अधिकतर वहीं उन्होंने लगाने की बात बोली थी। बट लिप्टन के बाद में लिप्टन ने तो कह दिया कि 75% लोग है, 70% लोग का बजट 35% दे रहे हैं उनको, तो जो कि बहुत कम है। तो ऐसे ही मिनास ने कहा है कि ये नेगलेक्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट को, इसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा नेगलेक्ट, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया था। ठीक है।
Professor C.N. Vakil and P.R. Brahmanand, as mentioned above, has been consistently expressing the view above the low priority assigned by agriculture the beginning the second plan. Recently, C.H. Hanumantha Rao has also deplored the neglect of agriculture, the strategy of human plans. He writes the failure of the present strategy to set up public investment for agriculture development has accentuated the problem of unemployment in rural areas. प्रोफेसर C.N. वकील, प्रोफेसर P.R. ब्रह्मानंदा, लिप्टन एंड मिनास के बाद में C.H. हनुमंता राव ने भी यही कहा है कि जो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से बढ़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो स्टेट प्रेजेंट फेल होने, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का था उसके फेल होने की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रूरल एरिया में हुई है. A serious failure of Mahalalama's development strategy with its emphasis on basic heavy industries is that it failed to generate adequate amount of employment opportunities. देखो बेसिक इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करने से पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म हुआ, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हुई. तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर इंक्रीज नहीं किया, हमने इस पर फोकस नहीं किया तो इंडस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये ध्यान नहीं दिया उन्होंने. ठीक है, ओके बच्चों, आई थिंक आपके जो मैंने अभी एग्रीकल्चर के ऊपर जो इसका एवेल्यूएशन पढ़ा, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस किया गया था कि एग्रीकल्चर को जो प्रोफेसर महालानोबिस का हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल था, फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, वो उसने उसको ख़त्म कर दिया. तो इससे आगे अपन अब अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आगे इससे आगे डिस्कस करेंगे बच्चों. थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे.